चलिए सर, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए सर, सो वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये फर्स्ट क्लास है ना? खाना खा के नहीं आए हो तो फिर एनर्जी कहां गई? वेरी गुड आफ्टरनून। यार देखो, एनर्जी अगर डे वन से ही मेंटेन नहीं होगी ना तो फिर काम हो गया अपना। वैसे भी तुमको तुम्हारे सीनियर्स ने या जो भी भैया दीदी रहे हों पहले, उन्होंने टैक्स के बारे में बहुत कुछ ज्ञान तो दे ही दिया होगा, है ना? तो क्या ज्ञान दिया? मैम ने सिर हिलाया कि हाँ ज्ञान तो दिया है। क्या ज्ञान दिया गया? वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। ओके, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा, मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूं तो आप बिल्कुल टाइप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। और कुछ पता है किसी को? नीड प्रैक्टिस। ओके, और क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट। और बाकी किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करने वाले हैं? किसी को कोई आइडिया नहीं? सब्जेक्ट का नाम क्या है? चलो, थैंक गॉड किसी ने इनकम टैक्स नहीं बोला। टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट नेम। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस बात से मैं अग्री करता हूं कि दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। लेकिन कोई भी चीज अगर टफ है तो उसके ऑब्वियसली बात है, देयर आर सम रीजन, सर्टेन रीजन होंगे कि सर इतनी टफ हो कैसे गई। तो क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह हो सकती है? इतना टफ कैसे हो गया ये सब्जेक्ट? जल्दी बताओ। आपको पता है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा हो और प्रोफेशनल कोर्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सर कम्युनिकेशन। आप इस बात को डे वन पर समझ लीजिए। मैं थ्रू आउट द सेशन तुमको ये सिखाऊंगा। मेरा काम पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारा है। मैं अभी मेरे इंट्रोडक्शन पर बाद में आऊंगा, बट थोड़ा सा हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको अपन फिलअप कर लें। तो सर, आपके पास आगे जाकर कोई गुड्स नहीं होगा जिसको आप बेचोगे। कि आपकी दुकान पर कोई आएगा, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, उसको गुड्स दिखा दोगे, वो ले लेगा और चला जाएगा। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बेसिकली सेल योर सर्विसेज। और सर्विसेज राजा तभी बिकेंगी जब कम्युनिकेशन होगा। और सबसे ज्यादा हम और आप वीक किस में होते हैं? कम्युनिकेशन में। हमें लगता है साहब तुम आए हो, शकल से समझदार लग रहे हो, पढ़ाओ, जाओ। तुम्हारे बाद अगला आएगा, वो भी सेम करेगा और जाएगा, एंड ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। सर, इस सब्जेक्ट से बेहतरीन सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूं, मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं, बट इस सब्जेक्ट को मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि सर इस सब्जेक्ट में ईच एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। कोई भी चीज अगर इस दुनिया में आई और उसका अगर लॉजिक हो तो कितनी मजा आएगा समझने में? बोलो हाँ या ना? अगर कोई भी यहां पर कोई चीज लिख दी जाएगी, आगे जाकर अपन जब पढ़ेंगे, और उसका कोई लॉजिक हो कि ये चीज क्यों आई, तो कितना मजा आएगा ना उसको समझने में। हमें ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा ना कि ऐसा होता होगा, हमें ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जब ईच एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल तो मेरे हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और हमें जहां दिमाग लगाना पड़ता है वहां हमें थोड़ी दिक्कत लगती है। इसीलिए ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है सर? टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर ये सब्जेक्ट मतलब ऐसा रहे कि यार इस सब्जेक्ट से ना मोहब्बत हो जाए, तो आपको बस एक ही काम करना है कि सर आप ड्यूरिंग दी सेशन जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, मोर यू कम्युनिकेट मोर यू लर्न। और मेरी आदत है कि मैं जब तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दूंगा जब तक कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दें। और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस ये होगा कि आप बोलिए सर, कम्युनिकेट करिए। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि विद द एंड ऑफ दिस सेशन मतलब मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, आप यही बोलोगे कि सर कुछ भी बोलो, जितने भी 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा मजा जो आया वो टैक्स में आया। तो आज आपका जो शायद सबसे बड़ा डर है वो आगे जाकर आपका सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट बनने वाला है। बोलो हाँ या ना? चलो थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। मैं मेरे बारे में पहले आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज CA आशीष असाटी।
By profession, I am a chartered accountant. I am teaching from 2017. I am teaching at CA foundation level, CA intermediate level and CS executive. CA फाउंडेशन में मैं लॉ पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, CA इंटरमीडिएट में टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, CS एग्जीक्यूटिव में भी टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, जहां मिल जाए वहां पढ़ा देता हूँ. विद दी टीचिंग और मेंटरशिप, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड शायर, क्योंकि हर सब्जेक्ट में शायरी जरूरी है. इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. शायरी के बिना तो काम होगा नहीं. बस शायरी में आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है कि जब मैं बोलूं शायरी तो आपको बोलना है इरशाद, जब मैं सुनाऊं तो आप बोलोगे वाह वाह, और लास्ट में क्या बोलो, अगर समझ में आए तो. क्योंकि शायरी में एक प्रॉब्लम भी है कि वो सबको समझ में आती नहीं है. ये प्रॉब्लम है. शायरी इज द बेस्ट वे. शायरी सबसे बढ़िया तरीका है बड़ी बात को कम शब्दों में कहने का. और एक और बढ़िया चीज इसमें क्या है कि तुम्हें जिसको जहां तक वो पहुंचानी है वो वहीं तक पहुंचती है. उसके अलावा लोग सोचते हैं ये हुआ क्या. तो अगर तुम्हें भी समझ में आए एट द एंड कि हाँ आपने क्या बोला मुझे समझ में आया, तो लास्ट में जाके क्या बोल दोगे, वाह वाह बस हो गया. अरे बोलो हाँ या ना. ओके चलो सर, सब्जेक्ट का नाम क्या बताया था आपने, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ. सब्जेक्ट का नाम क्या था सर? टैक्स, लॉज एंड प्रैक्टिस. बोलो हाँ या ना. अरे बोलो जल्दी बोलो. तो सब्जेक्ट का नाम था सर टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस. आपको पता है अभी ये न्यू स्कीम आ गई है, इसके पहले एक ओल्ड स्कीम का भी सिस्टम था ना तुम्हारा. ओल्ड स्कीम में सब्जेक्ट का नाम क्या था पता है क्या किसी को? ओल्ड स्कीम में सब्जेक्ट का नाम क्या था? मतलब जो अभी पुराने बच्चों ने एग्जाम दिया जिनका एमसीक्यू हुआ करता था. आपका तो डिस्क्रिप्टिव है पूरा, न्यू में तो. ओल्ड वालों में सब्जेक्ट का नाम क्या था बताओ जल्दी. नहीं पता? इस सब्जेक्ट का नाम था ओल्ड वालों के लिए टैक्स लॉ. प्रैक्टिस नहीं था उसमें, तो फिर इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस ऐड कर दिया. अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी इतना तो सोचते होगे कि अगर कोई भी चीज ऐड की जाए, हटाई जाए, तो उसके पीछे कुछ तो रीजंस, लॉजिक, कुछ भी बोल दो. बिकॉज मैं ये मानता हूं कि एवरीथिंग इज लॉजिकल. बिना रीजन के, बिना लॉजिक के तो कुछ हो नहीं रहा. तो मैं आपसे पूछता हूं कि इंस्टीट्यूट को ऐसा क्या वजन पड़ गया कि सर उन्होंने टैक्स लॉ और उसमें एक शब्द ऐड कर दिया प्रैक्टिस. और यहां से आज की कहानी की शुरुआत होगी. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. मोर यू कम्युनिकेट मोर यू लर्न. यहां पर आज ये बिल्कुल भी मैटर नहीं है कि कौन सही बोलेगा और कौन गलत बोलेगा. व्हाट रियली मैटर्स इज कौन बोलेगा. ऐसा है ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. तो सर बोलिए, आप बोलिए सर, आपके हिसाब से क्या लगता है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी? और ऑनलाइन वाले बच्चों क्या लगता है आपको? सर लाइफ चेंजिंग चीजें होने वाली है, जल्दी जल्दी बोलो. मैं केवल और केवल आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं, आप देखो उसके अलावा आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा. जल्दी बोलो. आपने साइंस में प्रैक्टिकल होते हुए देखे होंगे. आई थिंक आपकी लाइफ में पहली बार होगा कि आप टेक्स्ट में प्रैक्टिकल होकर देखोगे. मैं यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा तुम्हें चीजें, और आप बोलोगे कि सर ये कुछ अलग ही चल रहा है. तो जल्दी बोलो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो. प्रैक्टिस वर्ड क्यों ऐड किया यार? मुझे तो पता, उससे वजन आ गया ऐसे कि कितना अच्छा लगता था टैक्स लॉ. अब टैक्स लॉ प्रैक्टिस, चलो ठीक है, हाँ ऐसा वजन नहीं पड़ गया. तो इतना वजन क्यों लिया? और वहां से ही पूरे सब्जेक्ट का डिकोडिंग है. एक शब्द की महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है साहब. जल्दी बोलो. एक शब्द ने पूरी महाभारत रच दी थी. पहले एमसीक्यू था, तो देखो एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव हो, है तो टेक्स्ट लॉ. वेदर इट इज एमसीक्यू फॉर्म, वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव, व्हाट मैटर्स? जी वेरी गुड. और कोई? और कोई? बाकी लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते. बोलो जल्दी बोलो. सर आप समझो, जब तक ये टैक्स लॉ था ना, एज अ सीएस स्टूडेंट तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है?
तुम्हें ये लगता है कि टैक्स तुम्हारा काम है ही नहीं। आज तुमसे अगर कोई बोलता है यार मेरा ना आईटीआर फाइल करना है, यार इसका एक बार टैक्स बताओ ना कितना आएगा, तुम बोलते हो हैं ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो सीए लोगों का काम है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपका ये काम होता नहीं, लिटरली कि आपका काम ही नहीं होता, तो फिर तुम्हें नॉलेज देते क्या वो इतना भारी भरकम? फिर तो ऐसा समझाते कि बेटा एक चीज होती है टैक्स, दो टाइप होते हैं, बस इतना नॉलेज तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा नॉलेज की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू परफॉर्म द टास्क रिलेटिंग टू टैक्स इज सीए। तो फिर तुम क्या करोगे? तो रहने दो, फिर ज्ञान भी मत लो। अच्छा, इसको उल्टा करके बोलता हूं मैं, आप लोग सबसे ज्यादा एक्सपर्ट किस में होते हो? लॉ, बोले तो आरओसी वाले जो काम होते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो सीए लोग होते हैं वो आरओसी का काम नहीं करते हैं? कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम ऑल्सो डूइंग अ प्रैक्टिस, मेरे पास कोई आए सर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, ये मेरा काम थोड़ी है, इसके लिए आप सीएस ढूंढिए। डू यू रियली थिंक सो? क्या लगता है तुम्हें ऐसा होता होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो सर इंस्टीट्यूट को इस बात की समझ आ गई, आईसीएसआई को, कि सर हम हमारे स्टूडेंट को आगे जाकर जो प्रोफेशनल बनेगा उसको हम ये बताना चाहते हैं कि सर यू आर वेल कैपेबल टू डू अ प्रैक्टिस इन टैक्स ऑल्सो। हम केवल आपको टैक्स पढ़ाना नहीं चाह रहे, हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको कि सर उस टैक्स में आप अपना करियर भी बना सकते हो। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक वर्ड ऐड किया, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। बोलो हाँ या ना? सर थ्रू एमसीक्यू आप उतना बेहतर टैक्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, उतना बेहतर कैलकुलेशन नहीं सीख सकते हो, इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया? डिस्क्रिप्टिव। कि साहब अब एक एक करके आप टैक्स निकालना सीखो तो आप आराम से समझोगे कि टैक्स होता क्या और टैक्स निकलता कैसे। बोलो हाँ या ना? अगर सिलेबस की बात की जाए तो बेसिकली आपके सिलेबस में एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या वेटेज है डायरेक्ट टैक्स का? 60 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग 40 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी मेजॉरिटी पार्ट इज कवर्ड बाय जीएसटी 36 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का होता है आपका कस्टम। बोलो हाँ या ना? और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है सर? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसा कोई भी कुछ सुना है? कैसे सुना है? पक्का सुना है? सुना है ऐसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 कुछ तो होता है? अरे पक्का सुना है ना? पक्का? पहली क्लास में इतनी हालत खराब है भाई साहब, बताओ। फिर तो ऐसा बोलना पड़ेगा आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, इतनी एनर्जी क्यों कम है भाई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इतनी एनर्जी क्यों कम है? ये रहा कुछ ऐसे सिनेरियो है बेटा। ये आपका रहेगा डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स आपका हो जाएगा 60 मार्क्स का, जिसमें आपका इनकम टैक्स कवर होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मार्क्स का, उसमें भी बेटा जीएसटी जो रहेगा वो 36 मार्क्स का आएगा, और जो कस्टम आएगा, बेसिक कस्टम अपने यहाँ है, तो वो रहेगा अपने पास कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। ठीक है मामला ठीक है। अब अपन शुरुआत किससे करेंगे? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में आप सबने सुना है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सुना है? आज ये समझ लो आने वाला 1 घंटा जो है अपनी पूरे क्लास का वो इसी पे ही निकल जाएगा, क्योंकि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं ये मानकर चल रहा हूं, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अजम्पशन ठीक है? ये अपडेट कर दूं कि आपको बहुत कुछ आता है या कुछ आता है, ऐसा करूं कुछ? ठीक अजम्पशन है ना? तो बिल्कुल अपन जीरो से चलेंगे, बिल्कुल ऐसा क्रक्स, एक एक छोटी छोटी चीज भी मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा, चलेगा? पक्का? ओके चलिए सर। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, कितने कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको? जल्दी बोलो। एक तो नहीं 3 का, मुझे 4 दिख रहे हैं। 1961 को क्यों छोड़ रहे हो भाई? उसने क्या बिगाड़ा आपका? उसके पीछे पूरी एक कहानी है मैम। जो आपने कभी नहीं सोचा किसी के पीछे अगर लगा हो कोई ईयर, कंपनीज एक्ट 2013, तो ये 2013 किसी का ऐसा विश थोड़ी था कि मुझे 2013 ऐसा जमता है तो इसलिए 2013 लगा देते हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ऑब्वियसली बात है कुछ तो इस 1961 का भी लॉजिक होगा। चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? जल्दी जल्दी बोलो। रेवेन्यू माइनस, देखो कितना बढ़िया जवाब देते हैं बच्चे। सर इन्होंने बोला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हर एक बच्चा एक चीज तो कर ही लेता है, मतलब मैंने भी करी थी कि जब मैं आपकी जगह बैठा था कि इतने बच्चे इनटू इतनी फीस, तो सर ने कितना कमाया। तो जनरली बच्चा ये समझता है इनकम का मतलब जितना हम टोटल मेरी सेल्स है, अपन ऐसा बोले अभी फिलहाल कि सेल्स को हम किससे समझ लेते हैं? इनकम से। बट क्या सेल्स इनकम होगी? सर अगर आप इतनी कैलकुलेशन करें कि ऑनलाइन कितना बच्चा है, ऑफलाइन कितना बच्चा है, इनटू पर स्टूडेंट की फीस, अरे यार सर तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो मैं लगता है लिटरली मैं इतना कमा रहा हूं। सर ये इनकम अर्न करने के लिए मैं कुछ खर्चे कर रहा हूं, एक्सपेंसेस कर रहा हूं, और जब मैं इनकम में से वो खर्चे माइनस कर दूंगा तो बचता है आपका नेट प्रॉफिट। सुना होगा एक शब्द नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है वही कहलाएगा मेरा इनकम। फिलहाल अभी तो खैर इनकम तो बहुत लंबा चौड़ा चीज है जो अपन आगे जाकर पढ़ेंगे। चलो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? मैं तो मतलब पूछ रहा हूं, टैक्स का मतलब क्या है? विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम। और कोई आइडिया नहीं? चलो आइडिया निकाल के आते हैं, टेंशन ना लो। चलो एक्ट सुना है कभी? अरे सीएस वालों से तो क्या ही पूछना, एक्ट सुना है, अपनी तो जिंदगी एक्ट में गुजर रही है। अरे हाँ ना, हाँ ना। चलो आओ सर शुरू करते हैं कहानी, और पहले ये सिखाते हैं, एक एक शब्द पकड़ूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्ट क्या होता है, अभी टैक्स वगैरह छोड़ दो, सबसे पहले ले रहा हूं मैं एक्ट क्या होता है। सर समझिए, आपने पता है एक्ट की एक प्रोसेस सुनी होगी, एक्ट कैसे बनता है? कैसे बनता है एक्ट? हाँ ऐसे ही सुना था हमने। सर एक बिल होता है, फिर बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में जाता है, वहां से फिर बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में अगर मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ होना है तो वो हो जाता है। फिर आफ्टर द पासिंग फ्रॉम द बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, फिर हाँ फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, एंड आफ्टर द गेटिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट द विल बिकम एक्ट। ऐसे ही सुना होगा। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बिल कौन बनाता है? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे आज तक तुमने यही तो पढ़ा कि सर सबसे पहले बिल होता है, फिर बिल को हम पार्लियामेंट में ले जाते हैं, फिर दोनों हाउसेज में जो भी है डिस्कशन होगा, फिर हम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से उसको पास कर देंगे, फिर वो कहां चला जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास। उनने जैसे ही साइन करे द बिल बिकम एक्ट। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो बिल आप पास वास कर रहे हो, ये बिल आया कहां से? बिल किसने बनाया? सॉरी, मिनिस्ट्री ने बनाया। कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया साहब? बहुत बढ़िया। और कोई बताया साहब, किसने बनाया सर? टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है, अ चार्ज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन, कंपलसरी चार्ज। वैभवी का आंसर फिर भी ठीक है। हाँ जी बोलिए, बिल किसने बनाया? लोकसभा ने बनाया। बहुत बढ़िया। और पार्लियामेंट ने बनाया। और मैंने बोला ना, अपन बिल्कुल ना ऐसे बिल्कुल होता ना बेस बिल्कुल पकड़ के चलेंगे कि सर शुरुआत होती कहां से है। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया। और कुछ बचा है? मोदी जी, राहुल बाबा, और कोई याद आ रहा हो? केजरीवाल साहब, और कोई आ रहा हो? अब आप ये समझिए कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल ईटी एंड एग्जीक्यूटिव। डबल ईटी में आप कोई भी चीज बस एक्सेप्ट कर लेते हो कि हां ऐसा होता होगा, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर आते हो। तो सर अब होता होगा नहीं होता है, अब होगा कि ऐसा चीज क्यों होता है, उसका आपको लॉजिक पता होना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी इस बात से अग्री करेंगे, सर कोई तो होगा ना जो बिल बनाता, ऐसा कहीं रखा थोड़ी कि वहां से उठाया और फिर पार्लियामेंट ले गए। होता होगा ना, कोई तो होता होगा ना, पक्का? सर 100% कोई तो होता होगा ना।
जो उस बिल को बनाता होगा, फिर उसके बाद की वो प्रोसेस होती होगी जो पूरी दुनिया जानती है, जो आप जानते हो, जो हम जानते हैं। बोलो हाँ या ना? तो चलो इस पर अभी सस्पेंस रखेंगे, कौन बनाता है इस पर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाते हैं, रवि भाई बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई बनाएगा, क्या बात है। चलो इस पर अभी अपन सस्पेंस रखेंगे, 2-4-10 मिनट के बाद इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। सर आप मुझे बताइए, हमने पढ़ना है टैक्स लॉ, क्या मैंने ये बोला कि मैंने एक्ट पढ़ना है, या मैंने ये बोला कि मैंने लॉ पढ़ना है? जल्दी बोलो, आपको पढ़ना है सर लॉ। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? बीइंग अ सीएस स्टूडेंट ये तो खैर आपको पता होना चाहिए, मैं पता नहीं क्यों पूछ रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरों को देख के लग रहा है कि सही पूछ रहा हूं। बोलो जल्दी बोलो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना? डिफरेंस होता है सर? बिल्कुल होता है। तो मैं ये पूछूंगा क्या होता है? नहीं ये नहीं पढ़ा नहीं कभी आपने। सर लॉ इज अ वाइडर टर्म, एक्ट इज अ नैरो टर्म। सर लॉ इंक्लूड एक्ट। सर हम यहां पर लॉ पढ़ने आए हैं, अगर लिटरल मान लो मेरी बात, अगर हम यहां पर एक्ट पढ़ने आए होते ना तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता, क्योंकि एक्ट तो इतना सा है। लेकिन हमने एक्ट नहीं पढ़ना ना, हमने क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है सर? एक्ट। लॉ के अंदर क्या आएगा? एक्ट आएगा। और क्या आएगा सर? फाइनेंस एक्ट आएगा। और क्या आएगा सर? रूल्स आएंगे। और क्या आएगा सर? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस आएंगे। और बची कुची कसर कौन निकाल देगा? लीगल डिसीजंस ऑफ। मतलब इन सारी चीजों को अगर मिला दूं तो क्या बनेगा? लॉ बनेगा। इन सारी चीजों को मिला दूं तो क्या बनेगा? लॉ बनेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक एक करके इनको समझ लिया जाए। जब इतनी सारी चीजें अपन को पढ़नी है और आने वाला जब अपना सिलेबस बढ़ेगा तो ये सारी चीजें एक एक करके आएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करें सर? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऐसा तो सुना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो जितना भी इंडिया के अंदर इनकम टैक्स है वो गवर्न किससे होगा? जल्दी बोलो। इनकम टैक्स इज गवर्न बाय, इनकम टैक्स इज इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये चीज तो हमारी सबकी फेवरेट है, इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं सुना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ही सब सुना है। आपने नहीं सुना ऐसा? एग्जैक्टली सुना होगा यार। लेकिन फिर बीच में एक आर्टिकल 370 आ गया, है ना? फिर वो आर्टिकल 370 हट गया। तो जब आर्टिकल 370 हटा तो अपन ने क्या सीखा? इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इनकम टैक्स के साथ ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 था तब भी और अब भी, ये एप्लीकेबल होता था होल ऑफ इंडिया पर। सोच कर देखो, अगर नहीं होता तो हम सब यहां थोड़ी रहते। चलो जम्मू कश्मीर, ना टैक्स देना पड़ेगा और वादियों के भी मजे लेंगे, तो दो फायदे। तो ऐसा नहीं था। आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले भी आपका इनकम टैक्स पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता था। बोलो हाँ या ना? बोलो पक्का? चलो कब आया था सर? 1 अप्रैल 1960। सर कितने सेक्शंस हैं? सर टोटल 298 सेक्शंस हैं। कितने शेड्यूल है सर? 14 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं सर? 14 शेड्यूल्स हैं। बहुत बढ़िया। चलो अभी फाइनेंस एक्ट को छोड़ दो। दूसरा आता सर इनकम टैक्स रूल्स। पहला होता है सर इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट में क्या होते हैं सर? प्रोविजंस होते हैं। एक्ट में क्या होते हैं सर? प्रोविजंस होते हैं कि बेसिकली इंडिया के अंदर इनकम टैक्स कैसे चलेगा, उससे रिलेटेड जो हमने प्रोविजंस बनाए वो सारे कहां पर लिखे हैं सर? अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो उस इनकम के साथ मुझे क्या करना है, तो क्या करना है रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, वो कहां लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। लेकिन कैसे करना है, कौन से रिटर्न्स फाइल करने हैं, किस रेट से टैक्स भरना है, ये सारी चीजें कहां लिखी होती हैं?
इनकम टैक्स रूल्स में सर लिखा होता है। सर इनकम टैक्स रूल्स में सर वो सारी चीजें लिखी हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। क्या बोला मैंने? सर इनकम टैक्स के अंदर क्या है सर? प्रोविजंस, कि हमने लॉ बना दिया कि साहब ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर अल्टीमेटली लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, एक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? इनकम टैक्स रूल्स। तो रूल में क्या लिखा होता सर? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अरे बोलो, तो क्या करना है ये इनकम टैक्स एक्ट बताएगा, कैसे करना है ये इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर? अब रूल्स बनाता कौन होगा? रूल्स कौन बनाता होगा सर? गवर्नमेंट इज अ बिग वर्ड। रूल कौन बनाता होगा सर? जल्दी बोलो, रूल कौन बनाता होगा? तो रूल बनाता है सर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक होता सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो हमारे इंडिया में हमारे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है कि साहब भारत सरकार के पास पैसे रेवेन्यू आते रहने चाहिए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद कौन आता है सर? हमारे ये हमने बॉडी बना दी कि सर अगर डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कोई रूल्स बनाना है तो कौन बना देगा? सीबीडीटी, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई रूल बनाने हैं तो जल्दी बोलो फिर कौन बनाएगा सर? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ हाँ। तो अभी क्या क्या हो गया सर? इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स रूल्स हो गए। सर थर्ड क्या लिखा है? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। दोनों चीजें एक है, दोनों चीजें अलग हैं? जल्दी बोलो, दोनों चीजें एक हैं, दोनों चीजें अलग हैं? एक ही है? अलग है? क्या अलग है? अच्छा छोड़ो, क्या अलग है? सुना है कभी सर्कुलर नोटिफिकेशन? सुना है कभी? पक्का सुना है? तो सुना है तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार क्या मतलब होता होगा इसका? जल्दी बोलो। सर्कुलर आर द काइंड ऑफ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉर whom? तो गाइडलाइन किसके लिए है? किसके लिए? चलो और चलो अब अपन कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। ये क्या है? सब अलग अलग बोले, क्या है आपके हिसाब से? क्या है? सबके हिसाब से बोतल है और कुछ नहीं आपके हिसाब से? स्टील और और वाटर बॉटल और आप समझो सर, और पानी से भरी हुई बोतल और ढक्कन वाली बोतल और डिजाइन वाली बोतल और सर आप सोचो जब किसी एक ही चीज को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हो, जब एक ही चीज को लेकर किसी चीज एक चीज को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हो, तो सर उन डिफरेंट ओपिनियंस को क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा सर? कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा। सर सर्कुलर्स ऑलवेज इशू किए जाते हैं कि अगर डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का किसी एक चीज के लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हो, तो उस केस में सर्कुलर जारी किया जाता है कि साहब इसको सब अलग अलग मत बोलो, दिस इज वाटर बॉटल फाइनल, अब और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने सर्कुलर किस लिए जारी किया? कि सर कंफ्यूजन नहीं रखना, डिफरेंट ओपिनियन। अरे इसको ऐसे समझो, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब पता नहीं ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो ने पूछा अजीब सा क्या मतलब? पता नहीं सर ऐसा फीवर लग रहा है। डॉक्टर अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कभी कभी, मौसम चेंज। उन्होंने तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया, तुम आ गए,
तुमने 2 दिन दवाई खाई, तुम उससे ठीक नहीं हुए, तुम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तुमने वही सेम प्रॉब्लम बताई, कैसा फीवर लग रहा, नहीं तुम्हें तो मलेरिया हो गया, तो उन्होंने मलेरिया के इंजेक्शन ही लगा दिए, तुम फिर भी ठीक नहीं हुए, तुम तीसरे डॉक्टर के पास गए, उन्हें कहा नहीं, ना तो तुम्हें नॉर्मल फीवर है, ना तुम्हें मलेरिया, तुम्हें वायरल हो गया है। बिरादरी एक, ओपिनियन अनेक। तो इन अनेकों ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? घर के परिवार में जो लोग रह रहे, कम से कम उनका ओपिनियन तो एक होना। घर का परिवार मतलब डिपार्टमेंट के लोग, तो उनके ओपिनियन को क्लेरिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं सर? सर्कुलर जारी करते हैं। देखो क्या लिखा है सर, सर्कुलर आर इशूड बाय सीबीडीटी। किसके लिए सर? अगर किसी चीज को लेकर कोई डाउट है तो उस डाउट के क्लियरिफिकेशन के लिए जो चीज इशू की जाती है उसका नाम क्या है सर? सर्कुलर। और आप मुझे एक बात कॉमन सेंस से बता दो, खैर कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज वेरी अनकॉमन, बट फिर भी बताओ सर, सर्कुलर अगर जारी किए गए सीबीडीटी के द्वारा और डाउट किसके क्लियर करने के लिए? डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, तो सर्कुलर मैंडेटरली किस पर अप्लाई होता होगा? डिपार्टमेंट के लोगों पर कि सब पर? जल्दी बोलो, डिपार्टमेंट के लोगों पर कि सब पर? आपके घर में कोई चीज, कोई डाउट आ रहा है किसी चीज को लेकर, आपके पापा ने कुछ बोला कि देखो भाई साहब ये डाउट मतलब ये चीज ऐसी ही फाइनल है, ये जो पापा ने बोली बात ये सब पूरे मोहल्ले पर एप्लीकेबल है कि तुम्हारे घर पर एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली बात है हमारे घर पर एप्लीकेबल होगी। बोले तो सर सर्कुलर्स जो मैंडेटरली एप्लीकेबल होते हैं वो किस पर होते हैं सर? डिपार्टमेंट पर होते हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पर होते हैं, वो कभी भी असेसी पर एप्लीकेबल, असेसी बोले तो टैक्स पेयर, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये ध्यान रखना है अपन को। और सर्कुलर के बाद एक चीज क्या आती है सर? बोलो, सर्कुलर के बाद एक और चीज क्या आती है? नोटिफिकेशन। कभी नाम सुना है नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन नाम सुना है? सबसे बढ़िया जगह बताऊंगा जहां तुमने नोटिफिकेशन सुना होगा, लेकिन एक बार तुम बताओ। बहुत बढ़िया कि जब किसी एक्ट में कोई चेंजेस लाना हो, लॉ में कोई बदलाव करने हो, तो हम करते हैं वो थ्रू नोटिफिकेशन। आपने कम से कम नोटिफिकेशन कहीं नहीं देखे होंगे तो कम से कम व्हाट्सएप पर तो देखे होंगे। नोटिफिकेशन आते कि नहीं आते? अगर दोस्त ने डीपी चेंज कर दी, किसी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तो नोटिफिकेशन आ जाता ना कि तुम ब्लॉक हो गए हो। इफ देयर इज समथिंग चेंजिंग, अगर कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज हुआ, तो वो चेंज ऑलवेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। तो अगर कोई लॉ बदलना है, कोई प्रोविजन में कोई चेंज करना है, तो वो किसके थ्रू कर देंगे? वो नोटिफिकेशन के थ्रू कर देंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, अगर आप कनेक्ट ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी सर्कमस्टांसेस की वजह से डेट्स को बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंशन के लिए क्या जारी करा जाएगा? नोटिफिकेशन। बोलो हाँ या ना? तो सर्कुलर मतलब डाउट क्लियर करने के लिए, नोटिफिकेशन मतलब चेंज करने के लिए। बोलो यहां तक क्लियर है मामला? अरे बोलो। फिर आता है केस लॉ। सर केस लॉ क्या होते हैं? सर क्या सारी चीजें, अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को लेकर झगड़े भी तो हो सकते हैं। झगड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बोलो झगड़ा मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मुझे लगता है इस पर टैक्स नहीं देना चाहिए, लॉ में गवर्नमेंट को लगता नहीं टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को तो हर ही चीज पर लगेगा टैक्स देना पड़ेगा, बट अपन को क्या लगेगा? नहीं नहीं इस पर टैक्स थोड़ी देना है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, जैसे आपको मान लो किसी ने गिफ्ट दे दी और गवर्नमेंट आई कि नहीं नहीं भाई साहब इस गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या गिफ्ट पर टैक्स लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, तुम्हारे हिसाब से क्या गिफ्ट पर टैक्स लगेगा? जल्दी बोलो। तो जनरल आंसर इज यस, आपको गिफ्ट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा ओपिनियन ऐसा था नहीं नहीं गिफ्ट तो ऐसा प्यार मोहब्बत की निशानी होती है, अब उस पर भी टैक्स लगा दोगे हैं? तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए तो हर जगह लॉ मेकर्स तो हैं ही नहीं कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भाई खत्म करें। तो फिर आप क्या बोलोगे? सी यू इन दी कोर्ट। फिर अपन कहां चलेंगे? कोर्ट चलेंगे। और वहां पर क्या होगा सर? सुनवाई होगी, तारीख पर तारीख। याद आ रहा है ऐसा?
ध्यान से देखे जज साहब इस आदमी को, यही है वो आदमी। ऐसा तुमने फिल्मों में देखा होगा, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो अब कोर्ट में क्या आएगा सर, किसी एक सब्जेक्ट को, मैटर को लेकर दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसकी सुनवाई हुई, उसका फाइनल क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, उसका डिसीजन आएगा कि सर सभी सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि आपका गिफ्ट का अमाउंट एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बता दो, ये कभी तो झगड़ा हुआ था और गवर्नमेंट ने, जो हमारी अथॉरिटी है, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि आपको इस पर टैक्स देना। अब मान लो एक और ऐसे ही सेम झगड़ा आ गया 2-4 साल बाद, तो क्या करें, वापस कोर्ट चलें, चलो दिल्ली, फिर क्या करा जाए, हम क्या ले लेते सर, उसका रेफरेंस ले लेंगे कि क्योंकि आपका केस भी सिमिलर उनके जैसा ही है और उनके केस में ऑनरेबल कोर्ट ने हमारा ये जजमेंट दिया था, तो फिर आपके केस में भी यही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें सर इसके साथ साथ हम जो पूरा पढ़ेंगे उसमें हमने कुछ केस लॉज भी डिस्कस करने हैं। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यहां तक। चलो वापस से आ जाओ, क्या क्या पढ़ा सर अभी हमने पढ़े सर, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सर जल्दी बोलो, इनकम टैक्स लॉ, एक्ट नहीं लॉ। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था सर, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा रूल्स, तीसरा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, चौथा और देखो एक और बेहतरीन चीज है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरप्रिटेशन में सीएस वाले से मास्टर होते हैं। क्या मैं सही सोचता हूं, क्या मैं सही सोचता हूं? मुझे लगता है दुनिया में 2 काम ऐसे हैं जो तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मतलब बाकी तो कर ही सकते हो बट 2 तो ऐसे हैं जो तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक इंटरप्रिटेशन और दूसरी ड्राफ्टिंग। ये पता नहीं आपका कैसा है बट मैं ओवरऑल बात करूं तो तुमसे बेहतर ये 2 काम कोई नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन में यू ऑल आर दी मास्टर्स, और ड्राफ्टिंग की तो खैर क्या ही बोलना, ड्राफ्टिंग तो मतलब जबरदस्त करते हो आप लोग। तो सर इंटरप्रिटेशन, कुछ चीजें होती है ना, ये वाला सीन, ये देखा है सबने, ये देखा है सबने, कहना क्या चाहते हो, मतलब बोले तो यहां पर प्रॉब्लम किस चीज की आ रही, इंटरप्रिटेशन की। और चलो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन स्किल चेक कर लेते हैं। तो मैं 2 लाइनें बोलूंगा, तुम्हें उसका मतलब बताना है। मतलब कोई कलेक्टिवली नहीं बताएगा, जिसको समझ में आएगा मतलब वही बताएगा, ठीक है? तो आपको देख लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन स्किल अपनी कितनी सही है। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि बड़ी खुशी हुई हमें अपना नाम उनके हाथ पर देखकर, बड़ी खुशी हुई हमें अपना नाम उनके हाथ पर देखकर, उन्होंने बड़े अदब और लहजे से कहा तेरे हम नाम और भी हैं। बताओ साहब, बताइए इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले तो मैंने क्या बोला उस लाइन का मतलब बताना है, तो मैं उससे समझ जाऊंगा कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, या आप इंटरप्रिटेशन करना जानते हैं। तो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। और हाँ पीछे भाई साहब, क्या शुभ नाम? आयुष, बोलिए आयुष जी। नहीं नहीं नहीं, देखो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इफ यू ऑल आर थिंकिंग अलाइक दैट मीन्स नो वन इज थिंकिंग। अगर आप सारे लोग एक जैसा सोच रहे हैं इसका मतलब कोई भी नहीं सोच रहा है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि वो उनके ही जैसा, और तो कॉपी में भी यही लिखना कि मेरे आगे रोल नंबर ने जो लिखा है मेरे भी विचार सेम है, तो उसको जो नंबर दोगे, हे चेक करने वाले, मुझे भी वही नंबर दे दिए जाएं। जल्दी बोलो। बड़ी खुशी हुई हमें अपना नाम उनके हाथ पर देखकर, उन्होंने बड़े अदब और लहजे से कहा तेरे हम नाम और भी हैं। वेरी गुड। और नहीं, दोनों आंसर जो दिया आपने ऑलमोस्ट बिल्कुल करेक्ट हैं। और बाकी लोग क्या बोलते हैं?
जल्दी बताओ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वसंत जी, बिल्कुल इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। जिंदगी में कुछ अच्छा अपने साथ है तो यही है कि जो लॉ बनाए गए, जो टैक्सेस बनाए गए, जो एक्ट बनाए गए, ये इजी नहीं है। आप सोचकर देखो, अगर लॉ आसान होता, जो तुम एज अ स्टूडेंट हमेशा सोचते हो कि यार इतना टफ क्यों बनाया, थोड़ा आसान भी तो लिख सकते थे। अरे पागलो, आसान लिख देते तो तुम्हारा काम क्या था फिर? राह चलता बच्चा बताता कि आओ हम बता रहे टैक्स कैसे निकलता है। तो प्लीज कभी ये ना सोचो कि ये चीज आसान होनी चाहिए। अरे सर, जितनी टफ हो सकती उतनी टफ होनी चाहिए, तब तो अपनी वैल्यू है यार। अब लेकिन इसको बीइंग अ प्रोफेशनल, सोसाइटी तो तुम्हारी तरफ देखती है ना कि तुमको आता होगा, और अपन भी हाथ खड़े कर देना हमको नहीं आता है, तो फिर वैसा नहीं बोल सकते ना हमसे होता ही नहीं। जल्दी बोलो क्या मतलब हुआ इसका जी साहब? चलो मैं बता देता हूं। मैंने बोला बड़ी खुशी हुई हमें अपना नाम उनके हाथ पर देखकर। तो से फॉर एग्जांपल, मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा नाम है आशीष, तो मेरा नाम किसी ने अपने कलाई पे ऐसे लिख रखा था, ऐसे गुदवा रखा था आशीष। तो मैं ऐसा खुश हो गया कि वाह यार, मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को ऐसी खुशी हुई। तो मेरे को इतना ज्यादा खुश देखकर सामने वाले ने क्या बोला मेरे से, कितना खुश मत हो, आशीष नाम के तुम अकेले नहीं हो, तेरे हम नाम। तो ये जो आशीष लिखा है वो तुम्हारा वाला नहीं है, किसी और का है। यही है मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन की कहानी। तो सर हमने क्या किया, सर कुछ रूल्स बनाए इंटरप्रिटेशन के लिए। जहां जहां ये इशू आ जाएगा ना कि सर चीजें क्लियरिफाई नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और ऐसा आपको लगता है लॉ में, टैक्स में तो हजारों जगह आने वाली है जहां पर प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर आपका कौन काम करेगा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, यहां तक मामला ठीक है, पक्का? पता है बहुत बहुत बेसिक पे चल रहे हैं बेटा अपन, बहुत बहुत क्रक्स लेके चल रहा हूं। मतलब आप मॉड्यूल में अपने अगर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं बिल्कुल बेसिक में, बट जनरली ये चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं। ये उसमें प्रॉब्लम है, ये चीजें डिस्कस नहीं हो रही हैं। इसलिए आपको आज भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं है कि बिल कौन बनाता है, क्योंकि ये अगर इनिशियल लेवल पर डिस्कस कर दी जाती तो शायद फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। बोलो हाँ या ना? चलो सर, अभी हम किसके अंदर चल रहे हैं, केवल और केवल एक ही शब्द को बेटा पढ़ रहे हैं, वो है एक्ट। जो अभी तक मैंने इतनी चर्चाएं करी ना बेटा, वो पता है किससे रिलेटेड करी हैं, इससे रिलेटेड। मतलब अभी मैंने इनकम भी नहीं छुआ, मैंने अभी टैक्स भी नहीं छुआ, मैंने अभी 1961 भी कुछ भी नहीं छुआ। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल केवल एक्ट की। और एक्ट में मैंने अभी तक आपको इतने सारे कंपोनेंट पढ़ा दिए कि हमने इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। इसलिए वो बन गया इनकम टैक्स लॉ। अभी बोला ना लॉ और एक्ट, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, लॉ। इट इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, फाइनेंस एक्ट, जो भी अपन ने डिस्कस ऑल तो नहीं किया है, बट अभी हम एक्ट में ही चल रहे हैं। सर एक्ट में और क्या क्या आता है? तो ये चीजें तो खैर हमारे ऐसा तो ना ऐसे खून में दौड़ रही हैं, सेक्शन, सबसेक्शन। तो एक्ट क्या कंटेन करता है? सर एक्ट के अंदर आता है सेक्शन एंड सबसेक्शन। सर इसको कोई पढ़ के बताएगा? इसको कोई पढ़ के बताएगा? चलो बहुत बढ़िया। और सबका एग्जाम दिसंबर में ही है? यहाँ जितने बैठे हैं, ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं, सबका एग्जाम दिसंबर में ही है। और मैं ऐसा बिल्कुल दिल से मान रहा हूं कि तुम दिसंबर में ही पास होना चाहते होगे। ऐसा सोच के ना कि देख लेंगे 2-3 साल अच्छा
पढ़ेंगे पहले थोड़ा ज्यादा 2-3 बार, ऐसा सोच के तो नहीं आए हो? हाँ, पक्का ना? ऐसा टारगेट है ना कि अपन को साहब अब की बार दिसंबर पार, ऐसा मतलब सोच के आए हो ना? तो अगर ऐसा सोच के आए हो तो मालिक को बोलो, ऐसे नहीं होगा अब की बार दिसंबर पार। अभी तक इनकम टैक्स चालू भी नहीं हुआ है, तो ये टैक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब मत जाइयो। मैं आपको लिटरल बोल रहा हूं, देखो जो मैं बताऊं आपको उसको ना 2-3 दिन ऐसे करके देखा करो, मजा नहीं आए पैसे वापस, मतलब मजा नहीं आया तो वापस अपनी जिंदगी में लौटाया करो। मैं आपको बोल रहा हूं बोल कर देखो, आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे ना, आप देखना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें पता ही नहीं हम क्या बोलें। अरे सर जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, हम इंडियंस हैं, हमारे पास इतना ज्ञान होता है कि आपको लगता है मैंने कुछ पूछा और तुम्हें कुछ ना आ रहा हो दिमाग में। तुम कभी किसी को हॉस्पिटल में देखने जाओ और अगर जहां उसका बेड है, जो उसका रूम है, वहां अगर कोई एक्सरे पड़ा हो, तुमने लाइट में से करके नहीं देखा कि हाँ हाँ दिक्कत तो लग रही है, ये ब्लैक यही है दिक्कत, पर बोलता नहीं ये मेरा नहीं है, पिछले पेशेंट का डला है। तुम्हें आता है एक्सरे देखते? फिर भी क्यों देख रहे हो? क्योंकि हमें पता है कुछ तो हम ओपिनियन बैठा ही देंगे। किसी को नहीं पता कि 500 का नोट कैसे देखते हैं, लाइट में सब करते हैं, हाँ ठीक है। आज तक तुमने किसी को देखा लाइट में देख के बोला ये तो नकली है, नहीं मैं नहीं लूं? कभी तुमने देखा? हर आदमी लाइट में देख के रखता जेब में ही है कि ठीक है, बस वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे देखते आता है। तो इसलिए कम से कम जो भी दिमाग में आए कम से कम बोलो। तो इसको कैसे पढ़ेंगे सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज 4 सब क्लॉज 5, दिस इज द करेक्ट जो इन्होंने बोला था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज 4 सब क्लॉज 5। तो एक एक्ट में जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा? सेक्शन मिल जाएगा, सबसेक्शन मिल जाएगा, क्लॉज मिल जाएगा, सब क्लॉज मिल जाएगा। बोलो पक्का? और क्या मिलेगा सर? हाँ ये तो बहुत सुना होगा सर, प्रोविजो बोले तो एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज डिनोटेड बाय प्रोवाइडेड दैट। और इतना तो मैं बोलता हूं हर बच्चे को पता है कि जब भी अपन कुछ पढ़ रहे होते हैं लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट, बोले तो एक्सेप्शन, ऐसा ऐसा होता है, प्रोवाइडेड दैट। मतलब ये जो चीज बोली जा रही है इस केस पर एप्लीकेबल, वो उसका क्या हो गया? एक्सेप्शन। तो प्रोविजो बोले तो एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन जब भी आएगा लॉ में वो क्या डिनोट करेंगे? प्रोवाइडेड दैट। बोलो हाँ या ना? फिर और क्या होता है सर? शेड्यूल एंड अनेक्सर। शेड्यूल कितने होते हैं? अभी तो पढ़ा था 14, करेक्ट। कितने शेड्यूल होते हैं? शेड्यूल में क्या लिखा रहता होगा? इसको अपन ऐसे समझते हैं, शेड्यूल में क्या लिखा होता होगा या क्या लिखा रहता होगा, अपन इसको ऐसे समझते हैं। मान लो जब आप सीएस बन जाओ और मान लो कोई आपके पास क्लाइंट आया कि साहब साहब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो बताओ कितनी फीस लोगे? तो कितनी फीस बताओगे? देखो अपनी चीजों की कोई एमआरपी तो होती नहीं है कि देखो साहब है तो वैसे 10,000 की, पर ठीक है आप अपने हो 10% डिस्काउंट दे देता हूं मैं, तो ना तुम्हारा ना मेरा 9,000। सर कैसे पता चलता होगा? सबसे बड़ा इशू देखो फीस क्या लोगे, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो फॉर्म्स वगैरह कौन से फिल होंगे, और फीस में भी 2 फीस हैं, एक तो वो फीस जो सरकार को देनी है और एक वो फीस जो तुम्हारी प्रोफेशनल फीस है। ये बहुत बड़ा मैटर है। अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक होता है ना, जब तक दर्द अपना ना ओपन को थोड़ी समझ में आता है। आप सोच कर देखो कैसे पता चलता होगा कि सर कितनी फीस लेनी है। बहुत बड़ा, मैं तो इसलिए प्रैक्टिकल घुस गया बिल्कुल, क्योंकि आगे जाके तुम्हें यही तो दिक्कत आएगी कि सर कितनी ले लूं, तो कितनी लोगे? पता है मेरे को ना, ये है। पता है आप 4 लोगों की बहुत अच्छी बात क्या है? आप ना पता बोलते हो, बेस्ट थिंग। मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। कोशिश करिए साहब, मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी मेरी।
तुम बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा साहब। इस दुनिया में एक नियम चलता है, हर खामोशी का मतलब हाँ होता है। खामोश रहोगे बाय डिफॉल्ट रूल चलेगा कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है, इसलिए आवाज उठाओ। तो साहब ने बोला कि सर हम तो फीस ऐसे डिसाइड करेंगे, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बढ़िया फीस। ऑब्वियसली बात है, पहला तरीका। और ये कहां से पता चलेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं, पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली exactly. सर जो शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल में यही लिखा है कि सर कौन सा फॉर्म कब किस केस में भरना है और कौन से फॉर्म की क्या फीस, वो वाली जो सरकार को देनी है। उसके अलावा प्रोफेशनल फीस फिर आप डिसाइड कर लीजिए। तो शेड्यूल में कितने शेड्यूल हैं सर? 14 शेड्यूल हैं। और शेड्यूल में क्या लिखा है सर? कंटेन, फॉर्म्स, टेबल, फीस, ये सारी चीजें कहां लिखी हैं सर? शेड्यूल में लिखी हैं। अब आपका काम आसान हो गया। अगर कोई आए कि साहब हमने प्राइवेट कंपनी बनवानी, अपन तुरंत शेड्यूल चेक करेंगे कि साहब कौन से फॉर्म लगेंगे, अच्छा इसकी प्रोफेशनल फीस बाद की बात, पहले गवर्नमेंट को कितनी फीस देनी, क्योंकि हर फॉर्म की एक प्रिस्क्राइब फीस है। अच्छा सरकार को इतनी फीस देनी है, उसमें मेरी प्रोफेशनल फीस इतनी हो जाएगी, सब इतने पैसे लगेंगे। अब काम आसान है। अब क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल कहां होते हैं? शेड्यूल कहां होते हैं? देखने जाओगे ना तो कहां जाओगे? शेड्यूल कहां होते हैं? मैंने अभी तो बोला कि शेड्यूल देखोगे, तो कहां देखोगे? एक्ट में। तो फिर एक्ट में और शेड्यूल में डिफरेंस क्या हुआ? सॉरी, ऑफिशियल गैजेट में देखोगे, और वो तो खैर मामला ही अलग है, ऑफिशियल गैजेट तो। और जब कोई बिल एक्ट बनता है ना, वो थ्रू ऑफिशियल गैजेट ही बनता है। पब्लिकेशन तो कहीं करना पड़ेगा ना, तो ऑफिशियल गैजेट में होता है, बट वो शेड्यूल नहीं है। पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, प्रॉब्लम क्या है, तब सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। मैं प्रॉब्लम ये बता रहा हूं आपको कि मैंने बोला कि शेड्यूल में आपको फॉर्म मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएगी, फीस मिल जाएगी, तो शेड्यूल होंगे कहां जी? देखो है तो ऑब्वियसली बात है तो लॉ में ही। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज शेड्यूल ऑलवेज होते हैं एक्ट के बाद। कभी बैलेंस शीट देखी है? नहीं देखी। कभी बैलेंस शीट बनाई है? शेड्यूल बनते कि नहीं बनते? कब बनते? उसके बाद। अरे नोट्स टू अकाउंट एक्ट के जस्ट बाद, जहां एक्ट खत्म होगा, 298 सेक्शन खत्म हुए उसके जस्ट बाद अगला पेज शेड्यूल, वहां पर आपको सारा मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे पक्का। तो ये कहानी किसकी है सर? तो वापस कहानी शुरू करते हैं। मैं कहां पर लेकर आया था? मैंने सिलेबस समझाया तुमको, उसके बाद बताया एक एक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1960, यही बताया। फिर मैंने उसी को पूरा पकड़ा और मैंने आपको उसमें समझाना चालू क्या किया? एक्ट में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? कंपोनेंट। सर एक्ट में, या उल्टा बोले लॉ में क्या क्या आता है? एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, फिर केस लॉज, फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और एक और फाइनेंस एक्ट जो अभी तक डिस्कस। बोलो यहां तक ठीक है? फिर मैंने क्या बोला? और एक्ट में क्या क्या होगा सर? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, और प्रोवाइजो, और शेड्यूल्स, एनेक्सर, एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन भी तो होती है। तो ये सारी चीजें कहां पर देखने को मिलेंगी सर? अरे बोलो, ये सारी चीजें आपको एक्ट में ही देखने को मिलेंगी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अब एक होता है भारत का संविधान, सुना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सर उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड कहां क्या बातें लिखी हैं, हमने वो पढ़ना है। और मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, इतना अपन बिल्कुल बेसिक चीजें पकड़ के चल रहे हैं ना कि शायद ही इतना डिस्कस होता होगा। मैं इसलिए इतनी सारी चीजें आपके बिल्कुल पकड़ के चल रहा हूं कि सर अब आपको कभी भी एक्ट, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये नॉलेज शायद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 क्यों चालू नहीं कर रही है? ये चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। मैंने ऑल उसको 1 बोला नहीं है, बट चल वही रहा है। मैं अभी दिखा भी दूंगा तुम्हें, ऐसा तुम्हारे कलेजे को ठंडक भी तो आनी चाहिए कि हाँ हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं।
बट मैं थोड़ा सा डीप जाके पढ़ रहा हूं बस। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चीज लिखी है तो उसका आपको प्रॉपर मतलब पता होना चाहिए, बस ये कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप आपको ठीक लग रहा होगा। अरे बोलो, जल्दी बोलो। चलो सर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है सर एक्ट की? तो आपने कभी सुना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं, एक्ट के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं? वेरी गुड है यार, वाह, मजा आ गया, पहली बार सब बोले। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं आर्टिकल्स, और उसका एक आर्टिकल है जो मतलब मुझे लग रहा है ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ना होता तो क्या होता। तो आर्टिकल कौन सा लिखा सर? आर्टिकल कौन सा लिखा सर? 265। और एक बार सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आर्टिकल में क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो। नो टैक्सेस कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अरे बोलो, जोर से बोलो। वाह, सही बोले तो। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था, मैं बोलूंगा जोर से बोलो, बच्चे बोले जय माता दी। नहीं, जोर से बोलो आर्टिकल 265। मैं आपको बोल रहा हूं ना राजा, 265 इतना जबरदस्त चीज है, ये आईडीटी में भी काम आएगा। तो मैं पूरी मेहनत इसलिए यहां कर रहा हूं ताकि आईडीटी में मेहनत, क्योंकि वो मैंने ही पढ़ाना है। ओ 2 घंटे झेलना पड़ेगा तुम्हें, हाँ क्या करें, झेलना तो पड़ेगा। और मेरा तो साथ ऐसा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अभी हो गया ना? ठीक है, बस मैं 2 मिनट में क्लोज ही कर रहा हूं, है ना? ओके, चलिए जल्दी जल्दी, आर्टिकल 265 क्या बोलता सर? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या लिखा? नो टैक्स कैन बी लेवीड। लेवीड का मतलब इंपोज करना। नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड। देखो, इंपोज करना अलग बात है और कलेक्ट करना, दोनों बातें हैं साहब। इंपोज अलग समझेंगे और कलेक्ट अलग समझेंगे। सो नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कौन बोलता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265। तो ये समझ लो गंगा यहीं से निकली है। और अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि गंगा जहां से निकली है, अगर तुमने वहां के दर्शन कर लिए, तो गंगा फिर जहां जहां जा रही है, क्या हर जगह के दर्शन करना जरूरी है? क्या बात समझ में आई? तो अपन गंगा जहां से उद्गम हो रहा, जहां से गंगा निकल रही, अपन दर्शन वहीं कर लेंगे। तो फिर घड़ी घड़ी जहां जहां गंगा मैया जा रही, वहां वहां अपन को दर्शन करने की जरूरत। मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। इंटरप्रिटेशन है ना? और पता चले डाउट तुम पूछने लगो कि सर वो गंगा वाली बात नहीं समझ में आई, अपन टैक्स से कहां चारों धाम चले गए थे। तो मैं समझा रहा हूं कि अपनी गंगा कहां से निकल रही है? आर्टिकल 265 से। और आर्टिकल 265 में जो आप 4 लाइनें, 2 लाइनें, 3 लाइनें जो भी लिखी हैं सर, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है साहब। और कल जो अपन क्लास लेंगे उसमें आर्टिकल 265 से कहानी चालू की जाएगी। बोलो साहब, ठीक है यहां तक? पक्का 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 पक्का? ओके साहब, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे आपसे कल, करेंगे कुछ नई बातें, सीखेंगे कुछ नया ज्ञान। तब तक के लिए आप सब रखोगे अपना अपना ध्यान। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यहां से तो मैंने कर दिया। अच्छा, तो वापस से चालू करेंगे वापस से। ओके।